नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, और दूसरा हमारा होगा स्थिति माध्य, स्थिति माध्य। बात करते हैं हम गणितीय माध्य। गणितीय माध्य भी तीन प्रकार का होता है। गणितीय माध्य वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य, और दूसरा होता है हमारा गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। कौन सा माध्य होता है? गुणोत्तर माध्य। और तीसरे की बात करते हैं तो होता है हरात्मक माध्य, माध्य। अब बात करते हैं स्थिति माध्य। स्थिति माध्य है वो दो प्रकार का होता है। स्थिति माध्य है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है माध्यक, या हम इसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, और एक हो गया बहुलक, बहुलक। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं, एक गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। अब इसमें हमने तीन प्रकार होते हैं इसके। एक तो समांतर माध्य। समांतर माध्य वही होता है जिसको हम क्या कहते हैं? औसत। क्या कहते हैं? औसत, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। और गुणोत्तर माध्य, ये इस औसत माध्य में जैसे हमें एक कक्षा के बच्चों का अंक बाहर का माध्य निकालना है या उनका औसत निकालना है तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें काम आता है। और गुणोत्तर माध्य, जो गुणोत्तर माध्यम की बात करते हैं तो हम जैसे वर्दी वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं गणित में, वर्दी वाले क्वेश्चन वो गुणोत्तर माध्य के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। और हरात्मक माध्यम की बात करें तो हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं समय, दूरी एवं चाल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर गणितीय माध्य और स्थिति माध्य में क्या अंतर है? तो हम बात करें गणितीय माध्य वो ऐसा माध्य जो गणित की गणनाओं पर आधारित हो, गणनाओं पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये जो गणितीय माध्य है वो सभी चरों पर निर्भर करता है। लेकिन हम स्थिति माध्यम की बात करें तो ये सभी चरों पर निर्भर नहीं करता, अर्थात एक चर का बदल भी दिया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम समांतर माध्य। बात करते हैं हम पहले समांतर माध्य की। तो यहां पर जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य को हम औसत नाम से भी जानते हैं, अर्थात एवरेज। हम जो लेवल पढ़ेंगे वो फर्स्ट ग्रेड, रेलवे, एसएससी, जिन भी एग्जामों में स्टैटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर समांतर माध्य की। समांतर माध्य। अब सबसे पहली बात है, समांतर माध्य है वो एक गणितीय माध्य है। कैसा माध्य है? गणितीय, गणितीय माध्य, गणितीय माध्य। दूसरी बात, औसत ज्ञात करने के लिए काम आता है, औसत ज्ञात करने के काम आता है। अर्थात समांतर माध्य है वो एक गणितीय माध्य है, औसत ज्ञात करने के काम आता है। तीसरी जो बात है,
आजकल जो एग्ज़ामों का अर्थात जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन पूछने का जो क्षेत्र है वो बदलता जा रहा है, और आजकल क्वेश्चन ना पूछकर हमें उनको थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करें तो इसका तीसरा होगा ये सभी पद विचलनों का योग। पद विचलनों का बात करें कि सभी समांतर माध्य के पद विचलनों का योग 0 होता है। अर्थात हम बात करें कि समांतर माध्य के जो पद विचलनों का योग है वो 0 होता है। यह हमेशा होता है। प्रश्न आपके सामने ऐसा आएगा कि समांतर माध्य में होता है पद विचलनों का योग 0, -1 होता है, -2 होता है, कभी 0 होता है, कभी -2 होता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास आएंगे। अब बात है कि पद विचलन क्या होता है, ये बात हम आगे नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि समांतर माध्य की जो विशेषता वो है क्या है कि पद विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये बात हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर समझ में आएगी न्यूनतम कैसे होता है। फिलहाल आपको इतना ही देखना है कि समांतर माध्य की जो विशेषताएं उनमें ये क्या होता है, एक तो गणितीय माध्य होता है, औसत ज्ञात करने के काम आता है, तथा पद विचलनों का योग सदैव क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। बात करें इसके बाद पद विचलनों के वर्गों का योग कितना होता है, न्यूनतम होता है। कितना होता है, न्यूनतम। आगे की बात जो ये बात है कि पद विचलनों का वर्गों का योग न्यूनतम कैसे होता है, पद विचलनों का योग 0 कैसे होता है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप पढ़ रहे हैं हम, मुख्य रूप से जो 3 माप पढ़ते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, इसकी बात की जाए तो सबसे बेस्ट है हमारा माध्य। तो ये इसको हम कह सकते हैं, इसकी एक विशेषता और हो गई कि आदर्श माप है। कौन सा माप है, आदर्श माप। आदर्श माप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी गणना करने के लिए हमें सभी आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक भी आंकड़ा चेंज कर दिया जाए तो हमारे माध्य में पूरी तरह से अंतर आ जाएगा, लेकिन बहुलक में अगर एक आंकड़े को चेंज कर दिया जाए तो हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात करें हम माध्य की, वहां पर भी अगर एक आंकड़े को चेंज कर दिया जाए तो हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर एक भी आंकड़े को चेंज कर दिया जाएगा तो वहां पर हमारे आंसर पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन तीनों में अगर तुलना की जाए कि कौन सा बेस्ट है तो ये आदर्श माप कौन सा है, समांतर माध्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से देखिए आप, इसकी जो विशेषता है वो क्या है, गणितीय माध्य है। कौन सा माध्य है, गणितीय। औसत ज्ञात करने के लिए काम आता है। दूसरा, पद विचलनों का योग है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और पद विचलनों के यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्गों का योग न्यूनतम होता है और एक आदर्श माप होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बात करते हैं कि हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो यहां पर हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य की गणना, माध्य की गणना। अब देखिए समांतर माध्य की गणना करने के लिए 3 विधियां होती हैं। वैसे कितनी विधियां होती हैं, 3। एक होती है प्रत्यक्ष विधि। 3 विधियां होती हैं, पहली होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का आपने सूत्र पढ़ा होगा कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। और दूसरी विधि होती है वो होती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसका जो सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य
बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। और तीसरी विधि होती है वो होती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि यहां पर इसका सूत्र होगा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणा एच। समांतर माध्य की गणना करने के लिए तीन विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी तीन विधियां होती हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि समांतर माध्य की कौन सी विधि नहीं है, तो ये तो होती है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इसके अलावा जो विधि आएगी वो नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो केवल प्रत्यक्ष विधि करेंगे, क्योंकि हमारे पास कभी भी प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि कल्पित माध्य विधि से कीजिए, पद विचलन, और किसी से भी कहे कि आंसर तो बराबर ही आता है। तो हमें तो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव वाइज देना है, तो हम तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कि समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। समांतर माध्य की गणना, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर ये 5 विद्यार्थी हैं, और 5, और इनको जो प्रांतांक प्राप्त हुए अर्थात अंक, जिसको हम अक्षाई बोलेंगे। अब बात करते हैं इनके प्रांतांक की। देखिए 1, 7 और ये प्रांतांक है। अब आपको पता है समांतर माध्य से ज्ञात करते समय समांतर माध्य का आपने सूत्र पढ़ रखा है। नॉर्मल रूप से हम क्या पढ़ते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर हो गया समांतर माध्य बराबर सिग्मा अक्ष आई बट्टा एन क्या है, कितने पद हैं। अब बात करें इनके, तो यहां पर हम सीधा सीधा कर देते हैं। यहां पर पहले इनका योग कर देते हैं, तो इनका योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा यहां पर कितना, सिग्मा अक्ष आई बराबर 30। तो यहां बात करें किसकी, माध्य की, किसकी बात करें तो माध्य, तो सिग्मा यहां पर हो जाएगा माध्य बराबर 30, और पदों की संख्या क्या है 5 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। ये हमारा समांतर माध्य आ गया। अब बात करें, हमने वहां पर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पद विचलनों का, समांतर माध्य में पद विचलनों का मान हमेशा 0 होता है। तो यहां बात करें, देखिए हमारे पास जो माध्य आया था वो कितना आया था, 6 आया था। कितना आया था 6। माध्य आया था वो कितना आया था 6। अब यहां पर जो पद विचलन है, पद विचलन का यहां पर अर्थ होता है, पद विचलन को हम d से करेंगे तो d बराबर हो जाएगा हमारा अक्ष आई माइनस माध्य। हम बात करेंगे, हम निकाल रहे हैं यहां पर पद विचलन, तो यहां पर घटा देंगे, तो यहां से घटाओ 6 में से, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5, और यहां पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, और 5 यहां से घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस का 1, और यहां पर घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और यहां पर घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए यहां पर इनका योग कीजिए आप, ये कितना हो रहा है, प्लस वाले 6 और माइनस वाले कितने हो रहे हैं 6, तो इनका योग कितना आ रहा है 0। कितना आ रहा है 0। तो मैं यहां पर कहूंगा सिग्मा डी आई बराबर 0। तो मैंने वहां पर आपको तीसरी जो शर्त बताई थी वो क्या बताई थी कि माध्य अर्थात समांतर माध्य के पद विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। तो यहां पर देखिए कोई भी क्वेश्चन लीजिए, यहां पर इनका हमेशा क्या होगा, इनका मान, पद विचलनों का मान कितना होगा 0 होगा। अब बात करते हैं चौथी जो शर्त हमने पढ़ी थी, अर्थात इसकी विशेषता पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि पद विचलनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है हमेशा न्यूनतम होता है। तो बात करें वर्गों का योग, सबसे पहले इसको आगे करते हैं हम। देखो वर्गों का योग,
तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट में करते हैं कि वर्गों का योग। तो पहले कर लेते हैं इसका वर्ग। तो यहाँ पर कर देंगे डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 1, 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब बात करते हैं यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर। अब देखिए कोई भी हम समांतर माध्य के साथ हमने क्या पढ़ा था कि पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर कोई भी ले लेंगे, चाहे बहुलक ले लो चाहे माध्यक ले लो। तो यहाँ पर हम इनका पहले क्या कर लेते हैं, माध्यक निकाल लेते हैं। तो इनको क्रम से सेट करते हैं। तो पहले आ जाएगा, क्योंकि माध्यक ज्ञात करते समय हम आगे पढ़ेंगे माध्यक, लेकिन यहाँ पर हम पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माध्यक ज्ञात करते समय क्या है। माध्यक ज्ञात करते समय हम पहले आरोही और अवरोही क्रम में सेट करते हैं इनको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसके बाद आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 7 और 8 और 9। हमारा जो माध्यक होता है वो क्या होता है, माध्यक में आधे मान तो इससे बड़े होते हैं और आधे मान इससे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर माध्यक कितना आया, 7 था। m बराबर कितना आ गया, 7। अब बात करते हैं यहाँ पर हम निकालते हैं इसका माध्यक का। तो यहाँ पर निकालेंगे कि अक्ष i माइनस m निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 7 घटा दीजिए माइनस का 6 और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 और यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का और यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 2। अब कर दीजिए इसके वर्ग, क्या कर दीजिए इसका वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 4 और इसका वर्ग करेंगे तो 1 और इसका वर्ग करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, समांतर माध्य में पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहां बात करें न्यूनतम होता है, पहले तो इसका योग कर लीजिए आप। तो यहां पर देखते हैं इसका योग करते हैं हम। तो यहां पर इसका योग करेंगे तो इसका योग करते हैं तो इसका योग हो जाएगा कितना, 40 और फिर इसका योग कीजिए आप। यहां पर हो जाएगा ये कितना, सिग्मा डी स्क्वायर 1 बराबर कितना आ गया आपका। आपको देखना है, योग करने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे योग करने की कोई आवश्यकता। अब देखिए यहां पर क्या आया, यहां पर कोई भी मान लेंगे हम। तो यहां पर क्या आएगा, समांतर माध्यम के पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है, अर्थात इससे सदैव क्या आएगा, कम आएगा। अर्थात आप कोई भी मान ले लीजिए, चाहे बहुलक ले लीजिए, माध्यक ले लीजिए या इनमें से कोई भी मान ले लीजिए। आप इनमें से कोई भी डाटा उठाइए और उनका क्या निकालिए, पद विचलन निकालिए और उसका वर्ग कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे तो आप इसका मान सदैव क्या आएगा, समांतर माध्य के पद विचलन से सदैव कम आएगा, अर्थात न्यूनतम आएगा। अब बात करते हैं, परीक्षा में कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि समांतर माध्य के पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा होता है क्या, 0। कितना होता है, 0। अर्थात यहां पर ध्यान देने वाली ये बात कि अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि समांतर माध्य के पद विचलनों समांतर माध्य के पद विचलनों का योग होता है बराबर 0। तो इसका उत्तर क्या आएगा, हमेशा 0। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि पद विचलनों के समांतर माध्य के पद विचलनों के वर्गों का योग होता है, पद विचलनों के वर्गों का योग होता है, वो हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर न्यूनतम आएगा। हमने यहां पर अच्छी तरह से इस बात को पढ़ा है कि अगर वर्गों का योग क्या होगा, सदैव न्यूनतम होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, समांतर माध्य की ये बात की हमने।
अब समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए भी 3 श्रेणियों में विभाजन किया जाता है। कितनी श्रेणियों में विभाजन किया जाता है? 3 श्रेणियों में। तीन श्रेणियों में विभाजन करेंगे। तो बात करते हैं इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी होती है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है सतत श्रेणी। श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? सतत श्रेणी। अब हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का यहां पर अर्थ है कि जो डाटा हमें प्राप्त होंगे वो एक व्यक्ति के, जैसे कक्षा के अंक सुनाए गए तो हर विद्यार्थी के पर निर्भर करेगा कि एक विद्यार्थी पर है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आया हमारे पास, ये क्वेश्चन है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है। अब ऐसी श्रेणी आपको प्राप्त होती है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। इसका आपको करना है माध्य, तो माध्य बराबर करेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा सिग्मा xi बट्टा n। तो बात करते हैं इनका योग कितना हो गया यहाँ पर, करेंगे 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, कितना हो गया? 20। और n कितना हमारा? 1 2 3 4, 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। ये हो गई इसकी सामान्य जानकारी, किसकी? समांतर माध्यम की। अब हम कुछ विशेष क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनकी बात करते हैं हम।